burden of proof or standard of proof. Before going into the provisions, हम इन provisions में जाने से पहले आर्टिकल 117 और 118 में जाने से पहले कुछ इलस्ट्रेशंस को लेते हैं। ए अलेज करता है कि बी ने जो रजिस्टर्ड सेल डीड अपनी फेवर में करवाया है ये एक शैम डीड है, बोगस डीड है और ये डॉक्यूमेंट जो है ये ठीक नहीं है। ये अब ए अलेज कर रहा है। ए का अलेज करना और अदालत में आना ये साबित करता है कि वो एक प्रोपोजिशन के साथ अदालत में आया है, एक फैक्ट को वो प्रूव करना चाहेगा अपनी फेवर में। इसको आप कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन। बर्डन ऑफ प्रूफ ए पे होगा, इनिशियल बर्डन भी और ओवरऑल सारे केस का। अब बी जब इसका डिनाइल करेगा तो ये नेगेटिव डिनाइल होगा और इस डिनाइल को साबित करने के लिए वो अपनी एविडेंस देगा। तो इनिशियल बर्डन ए पे होगा, वो जो कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट गलत है। तो उसके बाद उन सारी प्रोसीडिंग्स के दरमियान मुस्तकिल तौर पे वो जो बर्डन है वो शिफ्ट होगा। कभी बी ये कहेगा कि ये इस तरह असल है, तो कभी ए कहेगा कि ये इस तरह जो है ये फ्रिवलस डॉक्यूमेंट है, ये शेम डॉक्यूमेंट है, ये बोगस डॉक्यूमेंट है। इस बर्डन को शिफ्ट होने के को हम ओनस के शिफ्टिंग की बात करेंगे, जो ओनस मुस्तकिल ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स कभी एक पार्टी पे कभी दूसरी पार्टी पे शिफ्ट होगा इन सिविल प्रोसीडिंग्स। फौजदारी केसेस की हम एक मिसाल लेते हैं कि ए बी पे इल्ज़ाम लगाता है कि ए को बी ने मर्डरस अटेम्प्ट में हर्ट किया। अब ए का ये एलिगेशन बी इनिशियल बर्डन को शो करेगा जो ओवरऑल ए पे होगा, क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कानून ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है क्रिमिनल केसेस में वो शिफ्ट नहीं होता। बी अपने डिफेंस में अगर कोई बात लेके आता है, अगर तो वो उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर बी ये कहता है कि वो सेल्फ डिफेंस की को बात करता है या प्ली ऑफ एलिबाई की बात करता है, तो फिर भी वो ओनस शिफ्टिंग की बात होगी, ओवरऑल बर्डन प्रोसिक्यूशन पर ही रहेगा। सपोज अगर बी अपने डिफेंस को साबित करने में नाकाम हो जाता है तो फिर भी अदालत ये कहेगी कि चूंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हायर डिग्री ऑफ बर्डन रिक्वायर होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट की लिबर्टी इन्वॉल्व होती है, ना कि सिविल केसेस की तरह उसमें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो क्वेश्चन में आती हैं। आप इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं कि ए पे इल्ज़ाम है कि उसने बी से रेप किया। अब ए ये कहता है कि बी की कॉन्सेंट मौजूद थी। अब इनिशियल बर्डन जो है वो एलिगेशन लगाने वाले पे आएगा और बी उसको रिबट करने की कोशिश करेगा। आम तौर पे जनरली क्रिमिनल केसेस में बर्डन जो है इट नेवर शिफ्ट्स। एक्सेप्शंस की हमने बात कर ली कि जब कोई स्पेसिफिक प्ली ली जाती है या इंसैनिटी प्ली ली जाती है या एलिबाई की प्ली ली जाती है या डिफेंस की प्ली ली जाती है, तो उसमें ये होता है कि ओनस शिफ्ट हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ में और ओनस के में फ़र्क क्या है, उसको भी हम इन डिटेल देखेंगे। आप अदालतों में पेश होते हैं, अदालतों में एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग बेल पिटिशन कोर्ट ये कहती है कि चले यार जाएं, इसको बेल देते हैं, बाकी ये जो चीज़ें आपकी कंट्रोवर्शियल है फ्रॉम बोथ साइड्स ये ट्रायल कोर्ट देख लेगी। अब इसके पीछे विजडम क्या है कि ट्रायल कोर्ट क्या देखेगी? ट्रायल कोर्ट यही देखेगी जब वो एविडेंस को इवेल्युएट करेगी दोनों तरफ से, ये देखेगी कि किस पार्टी ने बर्डन डिस्चार्ज किया है या किस पार्टी ने बर्डन डिस्चार्ज नहीं किया। सिमिलरली अगर कोई इंजंक्शन की एप्लीकेशन है तो इंजंक्शन की एप्लीकेशन को
डिसाइड करते हुए कोर्ट ये कहती है कि ये मामला जो है जी एविडेंस का है, ये ट्रायल का है सिविल केस में, तो जाएं अपनी जाके अपनी एविडेंस दें, अपना बर्डन जो है वो डिस्चार्ज करें, तो फिर एट द एंड कोर्ट जिस भी डिसीजन पे पहुंचेगी वो कोर्ट फैसला कर लेगी। रिमेंबर वन थिंग कि इन क्रिमिनल केसेस प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल शेडो ऑफ डाउट। ये जो कहते हैं कि एक डाउट भी काफ़ी है मुल्ज़म को बरी कर देने के लिए, इसके पीछे विजडम वही है कि जब लिबर्टी फौजदारी कवानीन में सामने आएगी, किसी की जान, किसी को कैद करना, इम्प्रिजन करना, तो हायर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होगा। ऑन दी अदर हैंड सिविल केसेस में अगर दो पार्टीज़ के दरमियान एक डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसमें वो ये कहेंगे कि बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के मुमकिनात किसकी फेवर में जा रहे हैं, स्केल किस पार्टी की फेवर में टिल्ट कर रहा है या नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है, जिसको आप ये भी कहते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस। प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस मीन्स जो रिक्वायर्ड एविडेंस है, और उसमें अमूमन ये होता है अगर 50-50 सामने है तो एक पार्टी 51 कर लेती है, स्कोर कर लेती है, दूसरी पार्टी 41 पे है, तो 51 वाले की फेवर में कोर्ट डिसाइड कर देगी। और सिविल केसेस में लेसर बर्डन ऑफ प्रूफ भी काफ़ी होता है केस को साबित करने के लिए। बहुत सी मिसालें हैं। एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि एक मालिक एविक्शन चाहता है अपने टेनेंट की इस ग्राउंड पे कि उस टेनेंट ने, उस किराएदार ने उसकी बिल्डिंग का वेयर एंड टीयर का वो सबब बना और उसका काफ़ी उसकी बिल्डिंग का नुकसान हो गया, और इस ग्राउंड पे वो कोर्ट में चला जाता है। अब इस बात को साबित करना उस लैंडलॉर्ड का काम है, उस मालिक का काम है। ये कोर्ट को बताया गया कि इन दैट मैनर इसने नुकसान किया, लिहाजा ये किराएदार रहने का हकदार नहीं है, इसकी एविक्शन की हो जाए। और अगर इसी बात को वो ये कहता है, एक और ग्राउंड लेता है कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये प्रीमिसेस चाहिए, तो अब इसको इधर से चले जाना चाहिए, इस ग्राउंड पे वो एविक्शन चाहता है। तो उसने वो ग्राउंड्स जिसमें वो ये कह रहा है कि मुझे पर्सनल यूज़ चाहिए, वो पर्सनल यूज़ को साबित करना ही बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसको वो एस्टेब्लिश करेगा। एक ए और बी के दरमियान दो कंपनीज हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कहती है कि मैंने आपसे जो कोयला ख़रीदा था, हमारी बात ये तय हुई थी कि हम उसको वज़न के लिहाज से उसकी कीमत लगाएंगे। बी ये कहता है कि वज़न के लिहाज से नहीं, उसकी मेजरमेंट है, उसका जो क्वांटम है, उसके लिहाज से हमने जो है इसको देखना है। वो डिस्प्यूट दोनों तरफ से साबित करने की कोशिश की जाएगी, और वो जो टग ऑफ वार है, वो जो उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान एविडेंस देना है और उसकी एवेल्यूएशन है कि जिसमें ए का अलज करना इनिशियल बर्डन है और बी का ये कहना कि ऐसी बात नहीं है। उस होल केस के दरमियान में जो मामलात होंगे, कभी एक तरफ से आएगी एविडेंस, कभी दूसरी तरफ से आएगी, उसकी एवेल्यूएशन हो रही होगी। तो मीनिंग देयर बाय कि ओनस शिफ्ट होता रहेगा इस सिविल मामले में। बहुत सी एग्जांपल्स, बहुत सी इलस्ट्रेशंस जो हैं दी जा सकती हैं। सपोज एक औरत खुला लेना चाहती है ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री कि मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है, ही इज़ हैविंग मैनी इलिसिट रिलेशनशिप्स विद मैनी विमेन, तो अब उस औरत पे बर्डन आएगा, वो औरत उसको साबित करेगी। सेम इज़ द केस अगर कोई कहता है कि ये गिफ्ट डीड ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अगर एक बंदा कोर्ट में एक क्लेम लेके आता है और उस क्लेम को साबित करना ही बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, ही विल डिस्चार्ज दैट बर्डन। नाउ इन प्रोविजंस में जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रूफ। आपने आर्टिकल 2 कानून शहादत आर्डर 1984 देखा। आर्टिकल 2 में आपने 2(4), 2(5), 2(6), 2(7), 2(8), 2(9) ये सारे सब आर्टिकल्स भी देखे,
व्हेन कोर्ट मे प्रिज्यूम, जब कोर्ट शैल प्रिज्यूम, व्हेन इट विल बी डिक्लेयर्ड कि एक फैक्ट प्रूव हो गया है तो दूसरे के प्रूफ का कॉल नहीं करना। ये सारी चीज़ें, इसका कंबाइंड इफेक्ट आप देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रूफ। अगर ये कोई कहता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने ये बैज लगाया हुआ है, आप इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आपने ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आप मिलिट्री को या पुलिस के कोई पर्सोनल हैं, आपके पास क्या प्रूफ है अपनी आइडेंटिटी का। लोग आपको पुलिस पिकेट्स पे आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ मांगते हैं। आप किसी जगह पे अपना आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो आप कहते हैं मैं फ़लाँ हूँ, तो बाज़ जगह पे अगर सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे जो है हर बंदे की रसाई नहीं है, तो वहाँ पे आपसे आपका आइडेंटिटी का प्रूफ मांगेंगे। दिस इज़ प्रूफ इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इन लिटरल सेंस कि प्रूफ है क्या। आप कहते हैं कि दुनिया गोल है, ये दुनिया बैज़वी है। आप इस हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए जो चीज़ें लेके आते हैं, जो एविडेंस देते हैं, ये प्रूफ है। तो प्रूफ मीनिंग देयर बाय कि प्रूफ इज एविडेंस, प्रूफ एक वैलिडेशन है, प्रूफ एक कंफर्मेशन है, प्रूफ एक आप कह लें कि अगर इसको आसान अल्फाज में देखें, एविडेंस दैट शोज समथिंग इज वैलिड और ट्रू। जैसे मैथमेटिक्स में आप कहते हैं कि इस थ्योरी को हम इस फार्मूला से प्रूफ कर देंगे, ये प्रूफ है। एविडेंस टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग हैपेंड और दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू। जो आप कहते हैं उसको आप साबित करते हैं, दैट इज व्हाट विच इज कॉल्ड प्रूफ। एविडेंस, टेस्टिमनी, शहादत, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, कंफर्मेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब प्रूफ हैं। आर्टिकल 2(4) से 2(9) जैसे हमने पहले उसके कंबाइंड इफेक्ट को डिस्कस किया गया कि प्रूव्ड ये है, डिसप्रूव्ड ये है, नॉट प्रूव्ड ये है। और जब एक चीज़, एक फैक्ट प्रूव्ड हो जाता है तो कोर्ट दूसरे के लिए प्रूफ विच इज़ वी आर डिस्कसिंग एट द मोमेंट नहीं मांगेगी। क्यों? कि वो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। कोर्ट में कॉल कंसिडर प्रूफ। जैसे हमने ये कहा कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डीड है, या ये डॉक्यूमेंट जो है ये ट्रुथफुल है, इसका प्रूफ दें। आप उस रजिस्ट्रार को सामने लेके आए जिसने इसको रजिस्टर किया, जो कंसिडरेशन अमाउंट बैंक में पे की गई या दी गई, अटेस्टेशन गवाहान की, ऑल दिस इज कॉल्ड प्रूफ। नाउ व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ? आर्टिकल 117 टॉक्स अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ। हमने दो आर्टिकल ये सामने जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन दोनों आर्टिकल्स में आपका प्रूफ भी है, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ भी है, आपका ओनस टू प्रूफ भी है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ भी है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है इन लिटरल सेंस? बर्डन ऑफ प्रूफ वही है जिसको हमने एट द स्टार्ट, एट द बिगिनिंग विद सम इलस्ट्रेशंस डिस्कस किया गया। जैसे कोई ऑब्लिगेशन है किसी पे, लाइबिलिटी है, मैं ये कहता हूं कि ये बुक मेरी है, नाउ द ऑब्लिगेशन इज ऑन मी, लाइबिलिटी इज ऑन मी, कि मैंने ये बताना है कि ये मैंने बुक फलां शॉपकीपर से इतने पैसों में खरीदी है। आप इस क्लेम को रिबट करते हैं, आप इसका डिनाइल करते हैं, आप ये कहते हैं कि जिस दुकान की आप बात कर रहे हैं वो तो दुकान पिछले 20 साल से बंद है। नाउ यू आर गिविंग एविडेंस, आप मेरे क्लेम को रिबट करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनिंग देयर बाय मेरी ये पॉजिटिव एफर्मेशन है, और कानून ये कहता है कि जनरली पॉजिटिव एफर्मेशन को जो पहले क्लेम लेके आया है, जो कह रहा है, जो असर्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि ये ऐसे है, तो
सबसे पहले उसकी बात को देखा जाएगा, क्योंकि वो इट विल बी इजी फॉर कोर्ट टू डिटरमिन। जहां पे नेगेटिव एफर्मेशन की बात, तो अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो इस बात को एक पॉजिटिव एफर्मेशन होगी, एक नेगेटिव डिनाइल होगा। जनरली कोर्ट पहले पॉजिटिव एफर्मेशन की तरफ जाएगी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो मैं डैमेजेस क्लेम कर रहा हूँ, तो ये मेरा कहना ये पॉजिटिव एफर्मेशन है। इस पॉजिटिव एफर्मेशन को कोर्ट पहले लेगी। नेगेटिव डिनाइल आएगा दूसरी तरफ से, जब बी ये कहेगा कि मैंने कोई इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं किया या सिरे से मेरा और ए के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। दैट विल बी कॉल्ड डिनाइल। यहीं से वो इशू बनेगा, और जब इशू बनेगा, मसला बनेगा, तो इस पे एविडेंस आएगी फ्रॉम बोथ साइड्स। लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन टू प्रूव अ फैक्ट। फैक्ट की डेफिनेशन आप कानून शहादत आर्डर में देख सके हैं, पढ़ चुके हैं। क्वेश्चंस बिटवीन पार्टीज टू प्रूव ए फैक्ट। बर्डन ऑफ प्रूफ ये भी होगा कि दोनों पार्टीज के दरमियान ये सवाल उठ जाता है टू प्रूव अ फैक्ट। इस क्वेश्चन का जवाब बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। ये जो क्वेश्चन उन दोनों पार्टीज के दरमियान अराइज होगा, उसका जवाब बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। Every party has to establish facts which go in his favor and against opponent. Burden of proof को आप इस मैनर में भी डिफाइन कर सकते हैं। Initial burden is on one who takes affirmative of issue, जैसे हमने पहले बात की। अब इसकी कैटेगरीज जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक पॉजिटिव एफर्मेशन जो क्लेम लेके आ रहा है, एक नेगेटिव डिनाइल दूसरी तरफ से। बर्डन ऑफ प्रूफ को अगर आप इस तरह भी कैटेगराइज करें तो 117 अंडर आर्टिकल 117 इट एस्टेब्लिशेस द होल केस। 117 आर्टिकल जो है ये पूरे केस की बात कर रहा है। 118 क्या कह रहा है? इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस टू एड्यूस एविडेंस। अदालत में गवाही देना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना, ओरल एविडेंस देना, तो इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल 118 होगा। ये लोकेट करेगी कोर्ट, ढूंढेगी कि किस पे ओनस आएगा। ये मैनर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस है। 117 आर्टिकल जो है वो ओवरऑल केस के बर्डन की बात कर रहा है। 118 आर्टिकल जो है वो ये बात कर रहा है कि इवैल्यूएशन कैसे होगी, इन व्हाट मैनर द एविडेंस विल बी एड्यूस्ड। और ये भी कहा जाएगा कि पार्टी देखी जाएगी, अब किस पे बर्डन आ गया है, उसको कहा जाएगा कि आप अपना बर्डन डिस्चार्ज करें। मसलन इसकी मिसाल, इसकी बहुत सी मिसालें हैं। अब किसी भी एक एग्जाम्पल को ले लें। अगर जैसे मैंने ये कहा, ये बुक की मिसाल ली, तो जब मैं क्लेम लेके आ गया तो अंडर आर्टिकल 117 मेरे पे बर्डन है इसका। लेकिन 118 में जब दूसरी पार्टी ये कहती है कि वो दुकानदार नहीं था, वो दुकान बंद हो चुकी थी, तो बड़े अरसे से चले गए हुए थे, इसका ये कहना गलत है कि मैंने इस शॉप से इतने में ये जो है किताब जो है मैंने बुक ख़रीदी है। अब ये जो दरमियानी बात है, ये 118 इसमें ओनस डिस्कस हो रहा है। रिमेंबर वन थिंग, बर्डन नेवर शिफ्ट्स। This is the main difference between burden and onus. Onus constantly shifts. फौजदारी केसेस में बर्डन नेवर शिफ्ट्स, रेयरली एक्सेप्शंस जो हमने डिस्कस कर ली शिफ्ट करता है, लेकिन वो भी ऑनरस नहीं होगा, वो भी हार्ड नहीं होगा, फिर भी प्रोसिक्यूशन पे ही बर्डन होगा। लेकिन दिस इज़ नॉट द केस विद द सिविल प्रोसीडिंग, जहाँ पे ओनस मुस्तकिल तौर पे कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे शिफ्ट करता जाएगा। एक तरफ से डॉक्यूमेंट आता है, दूसरी तरफ से रिबटल आएगा, दूसरी तरफ से डॉक्यूमेंट आता है, दूसरी तरफ से रिबटल आएगा, यानी ये चीज़ें चलेंगी। और एट द एंड कोर्ट को क्या देखना होगा कि लेसर बर्डन जो है वो काफ़ी होगा। इसमें आर्टिकल 117 में 118 में हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि ये भी एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा कि ए और बी के दरमियान एक मामला है, तो विच पार्टी विल फेल, जो एविडेंस नहीं देती।
तो जो ये देखा जाएगा कि जो पार्टी एविडेंस नहीं देती वो अपना मुकदमा हार जाती है, तो इसका मतलब है उसने बर्डन डिस्चार्ज नहीं किया। ये भी एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा। डिफरेंस बिटवीन ओनस एंड बर्डन, ये एक बहुत फेमस केस है, रॉबिन वर्सेस नेशनल ट्रस्ट कंपनी। विस्काउंट डुनिडन जज ने ये कहा कि ये कहना कि फलां बंदा जिंदा है, अगर एक बंदा क्लेम करता है कि फलां बंदा जिंदा है, तो उसको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पैदा हुआ था। वो पैदा हुआ था, ऑब्वियस है, ये चीज़ें सामने हैं, ये चीज़ें एस्टेब्लिश्ड हैं। तो जहाँ पे, यहाँ पे एक बात ये भी सामने आएगी कि जहाँ पे फैक्ट्स एस्टेब्लिश्ड होंगे, हर चीज़ सामने होगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। हाँ, अगर ये कहा जाता है कि वो बंदा फलां तारीख को पैदा हुआ, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ का क्वेश्चन आएगा, फिर ओनस की बात होगी। अगर बात ही सिर्फ ये है कि वो जिंदा है, तो वो इस बात पे उसको बर्डनाइज नहीं किया जाएगा कि तुम ये बताओ कि भाई वो पैदा हुआ था। क्यों? कि ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ इमटेरियल हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो इस केस में दो चीज़ें सामने आई। एक तो बात ये हुई कि ओनस कॉन्स्टेंटली शिफ्ट्स। दिस इज द ओनली एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनस टू प्रूफ। एंड बर्डन नेवर शिफ्ट्स, यूजुअली इट नेवर शिफ्ट्स, rarely it shifts in the shape of some specific plea, but that will be called onus. That will be not called the burden of whole case. और ये उसमें इतनी ऑनरस बात, इतना हार्ड फॉर्मूला जो है वो नहीं होगा। तो ये था बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है और प्रूफ क्या है। अब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है? स्टैंडर्ड इज अबाउट द क्वांटम, मिकदार, कि आपको किस केस में किस लेवल की एविडेंस चाहिए। फौजदारी केसेस में, क्रिमिनल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है कि स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस इन क्रिमिनल केसेस ये होगा कि भाई प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपने केस को प्रूव करना है। ये है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल केसेस क्या है? प्रीपोंडेंस ऑफ एविडेंस, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मुमकिनात। दिस इज नॉट अ हायर डिग्री इन सिविल केसेस। सिविल केसेस में इतना हायर लेवल का बर्डन नहीं चाहिए, क्रिमिनल केसेस में चाहिए। क्यों? कि यहाँ पे लिबर्टी वर्सेस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन क्वेश्चन है। एक तरफ लिबर्टी है क्रिमिनल केसेस में, दूसरी तरफ फाइनेंशियल एप्लीकेशन है। आपके माइंड में सवाल आ सकता है, कॉमन लॉ कंट्रीज से हम बिलोंग करते हैं, बहुत से लोग दुनिया में जो कॉमन लॉ कंट्रीज में जहाँ पे ये कानून है, वहाँ पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही क्रिमिनल केसेस में देखा जाएगा। जहाँ पे ज्यूरी सिस्टम है वहाँ पे और हो सकता है। जहाँ पे अगर आप फ्रांस, इटली, जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे जज की कन्विक्शन, जज का ये मान लेना कि भाई अब मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, दैट इज़ रिक्विजिट। हमारे इस रीजन में ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल केसेस ही देखा जाएगा। लायबिलिटी वर्सेस फाइनेंशियल लायबिलिटी, लिबर्टी वर्सेस फाइनेंशियल लायबिलिटी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वर्सेस बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रीपोंडेंस ऑफ एविडेंस। ये जो बात हमने सिविल केसेस में 50% प्लस सफिशिएंट वाली की, वो ये है। क्रिमिनल वर्सेस सिविल, क्योंकि क्रिमिनल में सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हायर स्टैंडर्ड होती है। वो ये कहते हैं कि जब एक बेगुनाह बंदे को सजा दे दी जाती है तो वो इस मैनर में अनजस्टिफाइड होगा कि उसकी कोई आप कह लें कि उसका कोई रिपेयर नहीं कर सकते उस डैमेज को। ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल
लाइबिलिटी को आप देख सकते हैं। सिविल में इवन लोअर स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस इज एक्सेप्टेबल। दैट वाज ऑल अबाउट प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ आपके कंसेप्चुअल स्टडी के लिए। अगर हम प्रोविजंस की तरफ आते हैं तो यही बातें ये चैप्टर 9 में उन्होंने की हैं। Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. उसकी assertion है, उसी ने prove करना है। When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. जब ये बात सामने आ जाती है कि एक पार्टी जो है वो बाउंड है, अगर अपना क्लेम लेके आती है, अपनी असर्शंस लेके आती है, अपनी प्रोपोजिशंस लेके आती है, अपना फैक्ट लेके आती है, जिसको प्रूव करना उस क्लेम को जिम्मेदारी उसकी है, ही इज़ बाउंड टू डू इट, मीनिंग देयर बाय द बर्डन विल बी ऑन हिम टू प्रूव, बर्डन विल बी डिस्चार्ज बाय हिम। इसकी इलस्ट्रेशंस में जाएं। ए डिजायर द कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर ए क्राइम विच A says B has committed. A ने प्रूव करना है कि B ने ऐसा किया है, burden will be on A. A desires the court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B by reason of facts which he asserts and which B denies to be true. Affirmative issue A की तरफ से आ गया, B की तरफ से डिनाइल आ गया। A मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दो फैक्ट्स, तो A ने ये प्रूव करना है एज ए होल। फिर बात क्या हुई, आर्टिकल 117 उन्हीं कैटेगरीज को आप देखें बर्डन ऑफ प्रूफ को, तो आर्टिकल 117 बर्डन ऑफ प्रूफ को एज ए होल एज ए केस ले रहा है, जिसमें वो ये कहते हैं कि बर्डन शिफ्ट नहीं करेगा। तो आर्टिकल 118 को हम आगे डिस्कस करते हैं, जो उसका सेकंड लिम्ब है, जो उसका दूसरा हिस्सा है, जिसमें वो कहते हैं कि वो इट शिफ्ट्स, ओनर्स कैन शिफ्ट। जो इवेल्युएशन ऑफ एविडेंस की, एड्यूसिंग ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है, वो आर्टिकल 118 है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। दो स्पेसिफिकली द वर्ड ओनर्स इज नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल 118, बट व्हाट यू विल इन्फर, ये हम बात कर रहे हैं। ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट आर प्रोसीडिंग्स, उसकी टेक्स्ट ही आपको क्लैरिफाई कर रही है, लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन ईदर साइड। मसलन इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि मेरा ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इस मैनर में इसने फ्रॉड किया, बस ए के क्लेम का जो वो फ्रॉड का क्लेम है, अगर उसको उसकी वो एविडेंस फ्रॉड की नहीं देता तो ही विल फेल, तो वो अपने क्लेम में फेल हो जाएगा। A sues B for land of which B is in possession and which A asserts was left by A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession, therefore the burden of proof is on A. A sues B for money due on bond. The execution of the bond is admitted. बॉन्ड को वो मानते हैं, बट बी सेज दैट इट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, लेकिन ये जो बॉन्ड था ये फ्रॉड से लिया गया, विच ए डिनाइल कर देता है कि ये फ्रॉड से नहीं था। इफ़ नो एविडेंस वर गिवन ऑन ईदर साइड, अगर दोनों तरफ से एविडेंस नहीं दी जाती, ए वुड सक्सीड एज द बॉन्ड इज नॉट डिस्प्यूटेड, तो ए इस बात में अपने क्लेम में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि बी बॉन्ड को तो मान रहा है लेकिन बात फ्रॉड की कर रहा है, फ्रॉड की एविडेंस नहीं देता। इसका मतलब है ए अपने क्लेम में विन कर देगा। तो ये जो प्रूफ है और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ओनर्स टू प्रूफ है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, ये सारी चीज़ें हमने आज कंसेप्चुअली देख ली, और इसको इसी मैनर में अगर आप लिखाएंगे तो यू विल गेन मैक्सिमम मार्क्स, अगर आपने अपने एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना है।